ठंड में एक कमरे के ससुराल में बसा 50 लोगों का परिवार। नातिन बहुरिया, अरे क्या बात है, आज तेरे राज में हम सबको नाश्ता पानी नसीब होगा कि नहीं? बड़ी देर लगा दी, ऐसी भी कौन सी भी बल्कि खिचड़ी बना रही है। नानिया सास के टोकने पर कड़ाके की ठंड और कोहरे में खुले आंगन में खाना बना रही कविता थर थर कांपते हुए खुंदक में जवाब देती है। हे भगवान, इस ननिया सास ने तो सबसे ज्यादा मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे नई दुल्हनिया कहाँ रह गई? जल्दी से नाश्ता पानी करवा दे, भूख के मारे पेट में चूहे हुड़दंग मचा रहे हैं। सूखी सूखी चाय मत पिलाना, साथ में बढ़िया पकौड़े बनाकर ले आना, ठंड का मौसम है, मिर्ची जरा तीखी वाली डालना। जी चाची जी। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है, मेरी तो किस्मत फूट गई ऐसा कुनबे जैसा ससुराल पाकर। पता नहीं किस कैद खाने में फंस गई हूँ मैं। आखिरकार क्यों कविता गुस्से में लाल पीली है और वह अपने ससुराल को कैद खाना क्यों कह रही है? तो चलिए ये जानने के लिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं, जहां कड़ाके की ठंड के मौसम में एक पुराने खांचे के बाहर गेंदे के फूल लगे हुए हैं और कमरे के अंदर 50 लोगों की भीड़ से कमरा मछली बाजार बना हुआ था। बच्चे उधम मचा रहे हैं, तभी शांति देवी बड़बड़ाती है। हे भगवान, क्या फायदा इतने रिश्तेदारों को शादी में बुलाने का, सब अपनी अपनी भीड़ भाड़ में लगे हुए। बहू आने वाली है, अभी तक आरती की थाली नहीं सजाई है। अरे ओ पिंकी, बहू कहाँ मटक रही है? आरती की थाली कहाँ है? माँ जी, मैं तो कब से कमरा समेटने में लगी हुई हूँ, देखिए ना बच्चों ने तबाही मचा रखी है। तभी रजाई में पड़ी हुई नानिया सास कहती हैं, जिसका काम उसी को साजे, सास तो तू है, आरती की थाली तू सजा ले, ऐसे थोड़ी सास बन जाएगी। शांति खुद से थाली सजाती, तभी फूलों से सजी गाड़ी मोहल्ले में आती है। अड़ोसन पड़ोसन अपने अंगने और छतों से ताका झाकी करते हुए बोलती हैं, पता नहीं किसने अपनी बेटी इन कंजरों के घर में दे दी। बेचारी इस बहू का तो कोलू के बैल की तरह हाल होना निश्चित है। आखिरकार पड़ोसन विमला ऐसा क्यों कह रही थी? जहाँ शादी के जोड़े में सर्दी से थरथर कांपते हुए कविता गाड़ी से उतरती है। अरे बड़की बहू, मधु, अम्मा, सन्नो, चिज्जी, चंपा, मोहिनी, मंजू, बच्चा पार्टी सबके सब आ जाओ, बहू आ गई है। शांति की एक आवाज लगाने पर ही एक छोटे से कमरे के अंदर से 50-50 लोग कविता के स्वागत में दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर कविता की सांस अटक जाती है। ये भगवान, ये एक कमरे के अंदर से बारात भरकर लोग कैसे बाहर आ रहे हैं? मुझे तो ठीक से सांस नहीं आ रही है। कहीं ये 50-50 लोग मेरे ससुराल में तो नहीं रहते होंगे? नहीं तो इनकी सेवा पानी करते मैं तो स्वर्ग से धार जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, कुछ ज्यादा भड़क रही हूँ मैं। रिश्तेदार होंगे, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। आ जाओ नई दुल्हनिया, हमारे छोटे से परिवार में तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारी चचिया सास, ससुर जी, ये बुआ, फूफा, ये जेठानी, नंद, उनके बाल बच्चे सब हैं। हाँ, आप सब मेहमानों को मेरा सादर प्रणाम। खूब खुश रहो, फूलो फलो। वैसे बहू, आज तो तुमने मेहमान शब्द मुंह से निकाल लिया, लेकिन आगे मत कहना, क्योंकि हम लोग रिश्तेदार नहीं बल्कि एक परिवार हैं। अभी तो हम तुमसे 2-3 महीना यहीं रहकर अच्छे से सेवा पानी करवाएंगे। ये सुनते ही कविता के सर से मानो चिड़िया उड़ने लगती हैं। तभी फूफा मुंह फुलाकर बोलते हैं, अरे शांति भाभी, जो भी कहो, बहू की रिश्तेदारी आपके टक्कर की नहीं है। अरे उनको पता होना चाहिए कि ठंड के मौसम में बेटी की शादी कर रहे हैं, तो चाय पानी का बंदोबस्त तो करवाना चाहिए था ना। ऊपर से टेंट में बैठे बैठे कुहासे में कुल्फी जम गई। अरे मेरा तो माथा फट रहा है। अब तो बढ़िया सी कड़क चाय मिलेगी तभी आराम आएगा। मौसा और फूफा जैसे ही चाय का ऑर्डर फरमाते हैं, चंट जेठानी फीकी अपना पल्ला झाड़ते हुए बोलती है, माँ जी, मेरे हाथों की चाय तो सब लोग इतने दिनों से पी रहे, अब तो देवरानी जी आ गई हैं, उनके हाथों का चाय का जायका चखना बनता है ना। हाँ पिंकी भाभी, आपकी बातों में दम तो है। कविता भाभी, बढ़िया सी मलाई मार के कड़क चाय बना लो। वैसे ठंड के मौसम में सूखी सूखी चाय पीकर पेट में गैस बन जाएगा। बहू साथ में समोसे तल लेना, रंग तो तब जमेगा। कैसे भूखे नंगे लोग हैं। सफर की थकी हारी बहू को आते ही रसोड़े में जुटा दिया। कविता थर-थर कांपते हुए रसोई में आती है, जो कि कमरे के कोने में थोड़ी सी जगह में बनी हुई थी और खाना भी मिट्टी के चूल्हे पर बनता है।
हे भगवान, ये रसोई तो माचिस की डिब्बी जितनी छोटी है। ऊपर से एक के ऊपर एक कनस्तर रखा हुआ है। ऊपर से 50-50 लोग एक ही कमरे के अंदर ठुस ठुस कर भरे हैं। इससे तो घर की बजाय इसे जिला घोषित करना चाहिए। कविता चिढ़कर चूल्हे पर चाय चढ़ाती है और बेसन ढूंढते हुए बरनी छानने लगती है। तभी उसका सर तख्त पर टकराता है और पूरे डब्बे का बेसन उसके सर पर गिर जाता है। तभी सास चिकचिकबाजी करने लगती है। हे भगवान, कैसी बेलुड़ी बहू है, बेड़ा गर्क हो, रसोई का नाश मार के रख दिया। माफ कीजिएगा चाची जी, गलती से हो गया। पूरा का पूरा 50 परिवार बहू को बेसन में लिपटे देखकर खिल्ली उड़ाते हैं। किसी तरह खुद को झाड़कर कविता तिल मिलाकर पकौड़े डालती है और रजाई में पड़े पड़े सबको परोसती है। पूरा का पूरा 50 परिवार चाय पकौड़ी पर टूट पड़ते हैं। हाँ भाई, वाह, बहू क्या गजब का हल्के नरम पकौड़ा बनाए हैं। हलवाई भी फेल कर दिया। सच में आज तो जाड़े के मौसम में सही महफिल जम गई। हाँ हाँ, देखो फूफा जी का तोंद फटने को हो रहा है, मगर कैसे हप्सी की तरह चल रहे हैं। 50 रिश्तेदारों की टोली घर में जमा होने के कारण कविता को चेंज करने की भी जगह नहीं मिलती है। देखते ही देखते रात ढल जाती है। कविता, तुम भी आराम कर लो। कद्दू आराम कर लो, पूरा का पूरा कमरा तो तुम्हारे 50 रिश्तेदारों से भरा पड़ा है। सुबह से कड़ाके की ठंड में कोना पकड़े हुए बैठी हूँ। अरे नाराज क्यों हो रही हो? रुको, मैं कंबल मांग के लाता हूँ। सागर सबके पास आता है, जहाँ पहले ही सब कंबल रजाई में चिपक चिपक के दुबके थे। प्रमोद, तू अपना ये वाला कंबल दे दे, तेरी भाभी को ठंड लग रही है। भैया, मेरे पास खुद ही पतला दुबला कंबल है, ठंड भी नहीं भाग रही है, मैं क्या ओढ़ूंगा। जगह और कंबल की किल्लत के चलते कविता को तेज खुंदक आने लगता है। किसी तरह थोड़ी सी जगह में वो बैठे बैठे झपकी लेने लगती है और सुबह होते ही सब लोग हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। देखो जरा, घर की लक्ष्मी अभी तक घोड़े बेच के सो रही है। अरे ओ नातिन बहू, उठ जल्दी से, चाय पानी का टाइम हो गया। आज आज जी नानी जी उठ गई। क्या मुसीबत है, कैसे शैतान बच्चे पूरे कमरे को मछली बाजार बना रखा है। मामी जी हमको भूख लगी है, खाना बना दो। मामी, मेरे लिए शाही पनीर, पूरी, पुलाव, गुलाब जामुन सब बनाना, और मैं 25 पूरी खाता हूँ तो कम मत बनाना। 25 पूरी की बात सुनकर बेचारी बहू हक्की बक्की हो जाती है। हे भगवान, एक बच्चे की इतनी खुराक है, पता नहीं इन 50 लोगों के लिए खाना बनाने में आज मेरा क्या होगा। कविता थर-थर कांपते हुए ठंड में नहाती धोती है। तभी जेठानी पिंकी पहली रसोई का पैगाम ले आती हैं। देवरानी, तुम्हारी पहली रसोई है, सबकी मनपसंद का खाना बनाना है। देवर जी को दम आलू पसंद है, पापा जी को हलवा पूरी, फूफा जी को शाही पनीर, मौसा जी को मटर पनीर, और हम लोग आइयां तो पुलाव की पार्टी है, तो सब कुछ बढ़िया बनाना। जी जेठानी जी, देखो कैसे ऑर्डर झाड़ के चली गई। ये नहीं कि ठंड का मौसम है तो थोड़ा हाथ बटा दे। कविता खुंदक में पकवानों की तैयारी में लग जाती है, मानो खुद हलवाई हो। बच्चे बार बार उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ठंड में 50 लोगों के लिए पूरी छानने और कई तरह की सब्जी तैयार करने में कविता के हाथों पर तेल के छींटे पड़ जाते हैं। सब लोग भर भर कर खाते हैं और कमरे में ही पसर जाते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी था। एक कमरे में 50 लोगों को रहते देखकर कई बार पड़ोसी उनको ताने मारते हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वहीं कविता शर्म के चलते किसी को कुछ नहीं कहती और खुद थोड़ी सी जगह में सोती थी। वहीं धुएं के चलते नानिया सास उसे इतने कड़ाके की ठंड में खुले आंगन में खाना बनाने को कह देती हैं। जी चाची जी, हे भगवान, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। मेरी तो किस्मत फूट गई, ऐसा कुनबे जैसा ससुराल पाकर। पता नहीं किस कैद खाने में फंस गई हूँ। बेचारी कविता कपकपाते हुए पहले आंगन में खाना बना रही थी, तभी मकान मालिक धमक पड़ता है। अरे ओ सागर, अरे प्रमोद, देवानंद, कहाँ हो भाई, बाहर निकलो। अरे मकानदार जी, आप सुबह सुबह यहाँ? अरे देखो भाई, मैंने ये मकान तुम 6-7 परिवार के रहने के लिए नहीं दिया था। तुम सब लोग शर्म लाज धोकर पी गए हो क्या है? 50-50 लोग एक एक कमरे में रहते हो। अरे शादी खत्म हुई तो रिश्तेदारों की बारात को दफा करो, वरना आज के आज मकान मेरा खाली कर दो। सबके आगे अपना तमाशा बनते देखकर रिश्तेदार भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और सब लोग अंदर आते हैं और अपना अपना सामान बांध कर चले जाते हैं। अरे भैया, अच्छा शांति भाभी, हम सब लोग चलते हैं। बहुरिया जाने अनजाने में कोई गलती सही हुई हो तो माफ कर देना, चलते हैं। आखिर में रिश्तेदारों के चले जाने के बाद घर लगभग खाली हो जाता है। कविता चैन की सांस भरती है और ठंड का मौसम उसके लिए अब खुशी खुशी बीतने लगता है।
अरे ओ मरजानी, शर्म नहीं आती तेरे को? संडे का दिन है और अभी तक तू बस पोछा ही लगा रही है। तूने संडे का कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया ना, और ना ही उसके लिए फेस पैक तैयार किया। करती क्या है तू कल्लो माई? अपनी तरह हमारा भी आज का पूरा दिन काला करना चाहती है क्या, मनहूस कहीं की? माँ, मैं बस अभी पोछा लगाकर ब्रेकफास्ट बनाने ही जा रही थी और फेस पैक तैयार करके रसोई में रखा है, मैं लेकर आती हूँ। कावेरी रसोई से फेस पैक लगाकर कौशल्या को देती है। ये क्या, ये तूने कैसा बनाया है? कलूटन, तेरे से काम ठीक से नहीं होता। इतना सूखा क्यों है और केसर डाला तूने इसमें? जा लेकर आ, मेरी गोरी बेटी को इसे लगाकर और सुंदर दिखना है, तेरे जैसी नहीं है। नंदिनी, नंदिनी बिटिया, अरे कब तक सोएगी? उठ जा, आज मैं तेरे फेस पैक लगा दूं। फिर कावेरी केसर लाकर फेस पैक में डाल देती है और नींद से उठकर गोरी बहन अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। कौशल्या शुरू से ही अपनी छोटी बेटी को बहुत लाड़ करती हुई आई है, लेकिन बड़ी बेटी को काले रंग की वजह से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। आए दिन बस उस पर गुस्से की बारिश करती रहती थी। ऐसे में पिता सुरेंद्र अपनी बड़ी बेटी का पक्ष लिया करता था, वो उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन कावेरी कौशल्या की फेवरेट पेंटिंग कुर्सी पर चढ़कर साफ कर रही थी। कुर्सी हिल रही थी, तभी कुर्सी के साथ पेंटिंग भी गिर जाती है। कावेरी पेंटिंग को बचा लेती है, लेकिन उसके पैर में चोट आ जाती है। आवाज सुनकर सब आ जाते हैं। अरे कमबख्त नास पीटी, मेरी 5,000 की पेंटिंग तोड़ने चली थी, मनहूस काली बहगन। अरे कोई तो काम ठीक से कर लिया कर। अरे माँ, आप जानती नहीं हो क्या, इस अमावस की रात को सबसे ज्यादा आपका काम बिगाड़ना अच्छा लगता है इसे। एक दिन आपसे बिना डांट खाए रह नहीं सकती है। अरे चुप करो नंदिनी, कौशल्या शर्म करो। कावेरी तुम्हारी बड़ी बेटी है, तुम्हारी महंगी पेंटिंग बचाने के चक्कर में उसके पैर से खून निकल रहा है, चोट लग गई है। एक बार भी उसके बारे में नहीं पूछा, बस सुनाई जा रही हो, सुनाई जा रही हो। अरे कब तक दिल में नफरत लेकर बैठी रहोगी? जब सारा प्यार तुम लुटा ही रहे हो तो मेरे प्यार करने की क्या जरूरत है इसे? इसकी टांग टूटे या मरे मुझे क्या। बस कौशल्या बस, मेरी बेटी के खिलाफ अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। कोई बात नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे कैसे चिंता ना करूं? मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मगरमच्छ के आंसू कहीं के। कावेरी चल नहीं पाती तो सुरेंद्र उसे सोफे पर बिठाकर अपने हाथ से उसके पांव पर खून साफ करके पट्टी करता है और सहारा देकर उसे कमरे में छोड़ देता है। कावेरी खबरदार, जो अपनी माँ के कहने पर तू इस बिस्तर से उठी। जब तक तेरा पाँव ठीक नहीं हो जाता और मैं तुझे दवाई लाकर नहीं दे देता, तब तक तू नहीं उठेगी। पर पापा। चुप, बिल्कुल आराम कर। तूने कुछ खाया भी नहीं होगा, मैं तेरे खाने का इंतजाम भी करता हूँ। सुरेंद्र डॉक्टर के पास जाकर अपनी बेटी के लिए दवाई लेकर आता है, फिर अपने हाथ से मटर कचौरी बनाकर कचौरी पर स्माइल बनाकर उसे देता है। ये ले मेरे बच्ची, अपनी फेवरेट चीज खा ले। पापा, आपने खास मेरे लिए मटर कचौरी बनाई, थैंक यू सो मच। पागल है तू, मुझे भी थैंक यू बोलेगी क्या? चल चुपचाप खा, इसके बाद दवाई भी खानी है। कावेरी मटर कचौरी खाते ही दवाई भी खा लेती है तो पिता उसके सिर पर हाथ रखता है। कावेरी बेटी, तू कभी भी अपनी माँ और बहन की बातें सुनकर दुखी मत हुआ कर। वो तो है ही तलवार जैसी कड़वी जुबान के। तू भले ही रंग से कैसी भी हो मेरी बच्ची, लेकिन तेरा दिल हीरा है, हीरा। पापा, क्या कभी मुझे आप जितना माँ से प्यार नहीं मिलेगा? तेरी माँ की हरकत को देखकर तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, पर वो चमत्कार का दिन होगा जब तेरे अच्छे दिल को समझ जाएगी। चल अब तू आराम कर। फिर कावेरी आराम करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सुरेंद्र कावेरी के लिए रिश्ता देखता है तो कुछ गहने भी बनवा लेता है। गहने देखते देखते फिर कौशल्या टिप्पणी कर देती है। अरे क्या इस कल्लो माई का तुम रिश्ता ढूंढ रहे हो? देखना कोई इस काली गुलाब जामुन से शादी नहीं करेगा, और ये जेवर मेरी छोटी बेटी के लिए रखवा दो, वैसे भी इस पर सोना जचेगा नहीं। सुरेंद्र सोने का हार छीन कर अपने पास रख लेता है। कौशल्या, तुम सिर्फ एक बेटी के लिए सोचती हो, लेकिन मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए सोचता हूँ, उन्हें बराबर प्यार करता हूँ। मैंने नंदिनी के लिए अलग जेवर रखे हैं। मेरी कावेरी के गहनों को हाथ मत लगाओ। तुम जैसी माँ की बद्दुआ जब तक लगती रहेगी तो मेरी बेटी खुश रह भी नहीं पाएगी, लेकिन मैं हूँ, देखना अच्छे घर में भेजूंगा। ठीक है, तो तुमने गहने देखने के लिए मुझे बुलाया ही क्यों था? आजा नंदिनी। कावेरी बिटिया, तुझे ये पसंद तो है ना? पापा, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। सुरेंद्र जतिन नाम के लड़के को अपने दामाद के रूप में चुनकर अपनी बेटी को खुशी खुशी शादी करके विदा कर देता है। पर कावेरी को क्या पता था, जैसे उसकी माँ बहन उसके साथ बर्ताव करती हैं, ससुराल में सास और नंद भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करने वाली थी। जतिन को भी कावेरी इतनी पसंद नहीं होती, क्योंकि जगदीश के कहने पर उसने शादी की थी। दिल पर पत्थर रखकर सास अपनी काली बहू का गृह प्रवेश करती है। ओहो, पता नहीं कौन सा मेरा नसीब फूटा था जो ये काली बहू मेरे घर में आ गई। क्यों री,
तू जी कैसे रही है आज तक? कोई फेयर एंड लवली नहीं लगाई क्या? अरे माँ, जरूर वो फेयर एंड लवली भी काली पड़ गई होगी इनकी शक्ल पर लगकर, तो खाक असर करेगी। बात तो सही है, काले जामुन भी इतने काले नहीं होते जितनी ये काली है। माँ ये सब क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जतिन अपने कमरे में चला जाता है। सास और नंद की बात सुन कावेरी की आंखों में आंसू आ चुके थे। अरे बस करो, बहुत हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? बहू ने कदम रखा नहीं है और तुम उसकी हंसी उड़ाने लग गए। बहू, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। तुम मेरी पसंद हो इसलिए खिसियाई हुई हैं। बहू, कुछ दिनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जाओ आराम करो। ये कहकर सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन बहू खाना बनाकर लाती है तो जानबूझकर सास नंद कमी निकालती हैं। इसे खाना बोलते, इससे अच्छा खाना तो हमारे घर के नौकर बनाते हैं, है ना बेटा? हाँ, तुमने कढ़ाई पनीर तो बहुत अच्छी बनाई है। ऐसा करो, मुझे और 2 पूरी देना। बहू, तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये लो पहले ही नेक। जब मैं हाथ से खाना खाऊंगा तो नेक बाद में नहीं दे पाऊंगा। आज से पहले इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया बहू। थैंक यू पापा जी। गॉड ब्लेस यू बेटा। तुम प्रिया को भी खाना बनाना सिखाना। व्हाट पापा, मेरी लाइफ में यही रह गया कि मैं बस 2 कौड़ी की काली रसगुल्ली भाभी से खाना बनाना सीखूं? नेवर। ऐसे आए दिन ससुराल में सास और नंद कावेरी के रंग रूप के बारे में आलोचना करते हैं। उसे घर का सारा काम करवाते हैं और वहीं जैसे मायके में पिता साथ देता था, ऐसे ही ससुराल में ससुर उसका साथ देता है। वो जब भूखी होती है तो जगदीश भी उसके लिए ऐसे ही मटर की कचौरी पर स्माइल बनाकर उसे देता है, जिसे देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पापा जी, ये आपने मेरे लिए, आपको कैसे पता? आपने तो मुझे पापा की याद दिला दी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि तुझे ये बहुत पसंद है। तू इतनी उदास थी कि मुझे देखा नहीं गया और तेरे लिए बना कर ले आया। मैं पापा जी बहुत कोशिश करती हूँ कि माँ जी और बाकी सबको इस घर में खुश रखूं, लेकिन हर बार हार जाती हूँ। यही मेरे साथ मायके में होता था, यही ससुराल में हो रहा है। पर मुझे खुशी है कि वहाँ पर भी पापा मेरे साथ थे और ससुराल में भी आप मेरे साथ हो। हमेशा रहूंगा बहू। तुम्हें अपनी एक खास बात पता है? तुम्हारा रंग तुम्हारे दिल की सुंदरता से बहुत अलग है। तभी कावेरी पिता समान ससुर के गले लग जाती है। फिर अपनी परेशानी अपने दोनों पिता से शेयर करती थी। वक्त के साथ वो गर्भवती हो जाती है, जहां उसकी खबर सुन सास नंद बिल्कुल खुश नहीं होते। माँ जी, अब तो मुंह मीठा कर लीजिए। मुंह मीठा करके क्या करना है? बच्चा तो तू काला ही देगी मुझे। You're right मम्मा। मुझसे तो उम्मीद मत करना तुम कावेरी। जतिन, खबरदार, जो मेरी बहू से दोबारा इस तरीके से बोला तो तेरी जिम्मेदारी है बहू का ख्याल रखना। ये सुन जतिन को अपने पिता की बात माननी पड़ती है। उसे जब भी चेकअप के लिए जाना पड़ता था तो वो अपने पति के साथ जाती थी, लेकिन कभी कभी वो चकमा देकर भाग जाया करता था। तो जगदीश पिता का फर्ज निभाते हुए उसे अस्पताल भी ले जाता था, दवाई भी खिलाता था। वो सास को लड्डू बनाने के लिए कहता है तो वो इनकार कर देती है और मायके में कौशल्या भी नहीं बना कर देती। तो एक दिन दोनों पिता कावेरी के सामने बैठकर गोंद के लड्डू बनाकर उसे देते हैं। मेरे दोनों पापाओं को देखो बेबी, मतलब तुम्हारी नानू और दादू कैसे हम दोनों के लिए जतन कर रहे हैं। अब तो हम ऐसे ही तेरा ख्याल रखेंगे। 9 महीने पूरे होते हैं। एक दिन कावेरी को दर्द बर्दाश्त नहीं होता। सास तभी हॉस्पिटल नहीं जाती। जगदीश पड़ोसन की मदद से अपनी बहू को अस्पताल ले जाता है, जहां वो काले पोते को जन्म देती है। घर पर आने के बाद भी घर के चिराग का गृह प्रवेश नहीं करती, पर कुछ दिन बाद पोता बहुत रो रहा था। चुप 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 डुगू, रोते नहीं। क्या करूं, ये चुप ही नहीं हो रहा है। माँ जी को पता होगा, पता नहीं वो मेरी बात सुनेंगी भी या नहीं। कावेरी सुनंदा के पास उसे ले जाती है, लेकिन वो मना कर देती है। पर अपने पोते का रोना सुनकर वो ज्यादा देर तक रह नहीं पाती और झट से अपनी बहू की गोद से उसे लेकर चुप कराने की कोशिश करती है, मालिश करती है। तब वो सो जाता है। मेरी आंखों का तारा राज दुलारा सो गया। बहू, तुझे पता है उसे कब से नींद आ रही थी, वो सोने के लिए रो रहा था। देखा, आखिर तुमने अपने पोते को अपना ही लिया। काले होने पर भी उससे दूर नहीं रह पाई, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारे बेटे का खून दौड़ रहा है उसमें। बहू को भी अपना लो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपने पोते से ज्यादा दूर रह ही नहीं सकती थी। बहू, तेरा रंग रूप कैसा भी हो, पर तेरा दिल सोने का है। इतने पर भी तूने मुझे कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। आजा, गले लग। इस तरह कावेरी को अपने पिता और ससुर के सहारे से ससुराल में खोई खुशियां वापस मिल जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगती है।